हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए साइंस के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। ये ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार एग्जाम में पूछते, तो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर साइंस पूछा जाता है, यह वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, वो चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। पहला क्वेश्चन पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्ध्वपातन कर सकता है। आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्ध्वपातन कर सकता है, बताइए। तो ऊर्ध्वपातन क्या है, यह सबसे पहले जान लीजिए। तो ऊर्ध्वपातन एक ऐसी भौतिक प्रक्रिया है जिसमें कोई ठोस पदार्थ सीधे गैस में बदल जाता है बिना तरल अवस्था में। अमोनियम क्लोराइड ऊर्ध्वपातन करने वाला प्रमुख पदार्थों में से एक है। जब इसे गर्म किया जाता है तो यह सीधे गैस में बदल जाता है और ठंडा होने पर पुनः पुनः ठोस के रूप में जम जाता है। ऊर्ध्वपातन करने वाले जो पदार्थ होते हैं वो आते हैं कपूर, नेफ्थलीन, आयोडीन और अमोनियम क्लोराइड। तो ऑप्शन में अमोनियम क्लोराइड दिया हुआ है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अमोनियम क्लोराइड इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्ध्वपातन नहीं है। आपसे पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्ध्वपातन नहीं है। तो अभी हम लोग पढ़े हैं कपूर, नेफ्थलीन, आयोडीन और अमोनियम क्लोराइड, ये सभी जो है ये आपके ऊर्ध्वपातन होते हैं, परंतु यहाँ ऑप्शन ए दिया हुआ है बर्फ। तो बर्फ जो है यह ऊर्ध्वपातन नहीं है। ऊर्ध्वपातन वह प्रक्रिया है जिसमें कोई ठोस पदार्थ बिना तरल अवस्था में आए सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है। तो अमोनियम क्लोराइड, नेफ्थलीन और कपूर सभी ऊर्ध्वपातित होने वाले पदार्थ हैं, जबकि बर्फ जब गर्म होती है तो वह पहले पिघलकर पानी यानी कि तरल बनती है, फिर वह वाष्प में बनती है, इसलिए यह ऊर्ध्वपातन नहीं करती। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है। आपसे पूछा है कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है, चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, काला दिखाई देता है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग काला दिखाई देता है क्योंकि पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद कण और गैसें सूर्य के प्रकाश का प्रकीर्णन करती है, जिससे आकाश हमें नीला दिखाई देता है। लेकिन अंतरिक्ष में वायुमंडल नहीं होता, इसलिए वहां प्रकीर्णन नहीं होता है। बिना प्रकीर्णन के सूर्य का प्रकाश सीधा और बिना बिखरे आता है और अंतरिक्ष में चारों ओर अंधकार यानी कि काला रंग दिखाई देता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा समूह 17 के तत्वों की संयोजकता क्या होगी। आपसे पूछा है कि समूह 17 के तत्वों की संयोजकता यानी कि बैलेंसी क्या होगी, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो समूह 17 के तत्वों को हैलोजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है समूह 17 के तत्वों को? तो हैलोजन कहा जाता है। इन्हें हैलोजन कहा जाता है। इनमें शामिल है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाडीन। इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए फ्लोरीन, तो फ्लोरीन का क्या है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 7, तो लास्ट में क्या है 7 आ जाते हैं। तो इसके आउटर सेल मोस्ट सेल्स में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये तत्व ऑक्टेट रूल के अनुसार 1 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके अपना आवरण पूरा करते हैं, इस कारण इसकी संयोजकता 1 होगी। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है रुधिर में श्वेत कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा को क्या कहा जाता है। आपसे पूछा है कि रुधिर में श्वेत कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा को क्या कहा जाता है, चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ल्यूकेमिया कहते हैं। ल्यूकेमिया को ब्लड कैंसर भी कहा जाता है, या बोन मैरो में बन रहे WBC की असमान वृद्धि के लिए कारण होता है। इसके कारण शरीर में संक्रमण से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है। लक्षण जो इसका है वो कमजोरी, बार बार संक्रमण, बुखार, खून बहना आदि है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा एक परमाणु की 3 आधारभूत अवयव कौन से हैं। आपसे पूछा कि एक परमाणु के 3 आधारभूत अवयव कौन से होते हैं। परमाणु के जो आधारभूत अवयव होते हैं वो होते हैं आपके प्रोटॉन, न्यूट्रॉन व इलेक्ट्रॉन। तो इसमें जो तीनों ऑप्शन में दिया है वो ऑप्शन 20 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन 20 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रत्येक परमाणु मुख्यतः 3 आधारभूत कणों से मिलकर बना होता है। प्रोटॉन जो धनात्मक आवेश होते हैं नाभिक में स्थित होते हैं। न्यूट्रॉन की बात करें तो यह कोई आवेश नहीं होता या न्यूट्रल होता है, नाभिक में प्रोटॉन के साथ होता है। और इलेक्ट्रॉन की बात करें तो यह ऋणात्मक आवेश होता है, नाभिक के चारों ओर कक्षा में घूमते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है बल का सीजीएस मात्रक क्या होता है। आपसे पूछा है कि बल का सीजीएस मात्रक क्या होता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, डाइन। डाइन जो होता है वो बल का सीजीएस मात्रक होता है, क्योंकि डेसिबल जो है ध्वनि का मात्रक है, केल्विन जो है एसआई का मात्रक है, केल्विन जो है तापमान का एसआई मात्रक है।
तो बल का सीजीएस मात्रक जो है वह डाइन होता है। सीजीएस प्रणाली यानी कि सेंटीमीटर ग्राम सेकंड में बल का मात्रक डाइन है, जबकि एसआई प्रणाली एमकेएस मीटर किलोग्राम सेकंड में बल का मात्रक न्यूटन होता है। या जो न्यूटन जो है या भी बल का मात्रक है, परंतु यह एमकेएस पद्धति में है, एमकेएस पद्धति में यानी कि मीटर किलोग्राम सेकंड में है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा। आपसे पूछा है कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रोटीन संश्लेषण नहीं होगा। यदि कोशिका में राइबोसोम नहीं होंगे तो प्रोटीन का निर्माण रुक जाएगा। राइबोसोम को प्रोटीन का कारखाना यानी कि फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन्स कहा जाता है, क्योंकि ये आरएनए और प्रोटीन से बने आणविक होते हैं। ये एमआरएनए की सहायता से अमीनो अम्ल को जोड़कर प्रोटीन बनाते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को कहते हैं एक्टिनोमीटर। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। एक्टिनोमीटर कहते हैं। एक्टिनोमीटर वह वैज्ञानिक यंत्र है जिसका उपयोग सूर्य की किरणों की तीव्रता को मापने के लिए किया जाता है। यह सौर ऊर्जा पराबैंगनी किरणों की शक्ति को मापता है। इसका प्रयोग भौतिकी, मौसम विज्ञान और कृषि विज्ञान में किया जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाता है। आपसे पूछा कि पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाता है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, कोशिका भित्ति कहलाता है। पादप कोशिका की सबसे बाहरी परत होती है वह कोशिका भित्ति होती है, या सेलुलोज से बनी होती है, कठोर और अपारदर्शी होती है। इसका कार्य है संरक्षण, आकार बनाए रखना और यांत्रिक समर्थन देना। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है फलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग कौन प्रदान करता है। आपसे पूछा है कि फलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग कौन प्रदान करता है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, क्रोमोप्लास्ट इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। क्रोमोप्लास्ट एक प्रकार का प्लास्टिड योद होता है जो पादप कोशिकाओं में रंग द्रव्य के लिए होता है, या फूलों, फलों और बीजों में पीला, नारंगी, लाल आदि रंगों को उत्पन्न करता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। आपसे पूछा है कि पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अन्य प्रश्नों की, अन्य विकल्पों की बात करें तो हर्पेटोलॉजी में जो है उभयचर और सरीसृप जैसे सांप मेढक का अध्ययन करते हैं। एंथ्रोपोलॉजी में मानव जाति और सभ्यता का अध्ययन करते हैं। तो ऑप्थेल्मोलॉजी में आंख और दृष्टि संबंधी चिकित्सा देखते हैं। और ऑर्निथोलॉजिस्ट वह वैज्ञानिक होते हैं जो पक्षियों का अध्ययन करते हैं। भारत में प्रसिद्ध ऑर्निथोलॉजिस्ट जो हैं वह सलीम अली हैं। डॉक्टर सलीम अली को बर्ड्समैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशानुगत होने वाले आनुवांशिक पदार्थ कौन सा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डीएनए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। डीएनए यानी कि डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, यह वह आनुवांशिक पदार्थ है जो माता पिता से संतान तक वंशानुगत लक्षणों को पहुंचाता है या गुणसूत्रों में पाया जाता है। इसमें जीन होते हैं जो लक्षणों के निर्धारण और प्रोटीन निर्माण के लिए जिम्मेदार होते हैं। इसलिए डीएनए को ही जीवन की नींव यानी कि ब्लूप्रिंट ऑफ लाइफ कहा जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है किसी वस्तु की ध्वनि तीव्रता किस पर निर्भर करती है। आपसे पूछा है कि किसी वस्तु की ध्वनि तीव्रता किस पर निर्भर करती है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, आयाम इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ध्वनि तरंग की ऊर्जा उसके आयाम पर निर्भर करती है। अधिक आयाम बराबर अधिक तीव्रता होगा, यानी कि लाउड साउंड। आवृत्ति से ध्वनि की पिच तय होती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा पानी से हाइड्रोजन को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। आपसे पूछा है कि पानी से हाइड्रोजन को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, विद्युत अपघटन कहते हैं। ऑप्शन है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। विद्युत अपघटन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें विद्युत धारा की मदद से किसी यौगिक को उसके मूल तत्वों में तोड़ा जाता है।
विद्युत अपघटन रासायनिक यौगिक को विद्युत से तोड़ने की प्रक्रिया, या जल का विद्युत अपघटन करने के लिए तेजाब क्षार मिलाना पड़ता है जिससे जल में आयन उत्पन्न हो सके। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है क्लोरोप्लास्ट की मुख्य क्रिया क्या क्या होती है। आपसे पूछा है कि क्लोरोप्लास्ट की मुख्य क्रिया क्या होती है, चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रकाश संश्लेषण इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। क्लोरोप्लास्ट पौधों और शैवाल में पाया जाने वाला एक झिल्लीबद्ध कोशिकांग है जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए जिम्मेदार होता है। इसमें क्लोरोफिल नामक रंजक होता है जो सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है और उसे रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो क्लोरोप्लास्ट में पाया जाने वाला रंजक कौन सा, तो क्लोरोप्लास्ट में पाया जाने वाला रंजक जो है क्लोरोफिल है। क्लोरोप्लास्ट को कहा जाता है पौधों का रसोई घर यानी किचन ऑफ द प्लांट। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो क्लोरोप्लास्ट में होती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा फलों का मीठा स्वाद किसके कारण होता है। आपसे पूछा है कि फलों का मीठा स्वाद किसके कारण होता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्रुक्टोज इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। फ्रुक्टोज एक प्राकृतिक शर्करा है जो मुख्यतः फलों में पाई जाती है। इसे फ्रूट शुगर भी कहा जाता है और यह सभी शर्कराओं में सबसे मीठी होती है। लैक्टोज जो होता है दूध में पाया जाता है। माल्टोज अंकुरित अनाज में दो ग्लूकोज अणुओं से मिलकर बना होता है। राइबोज आरएनए में या एक शर्करा है पर स्वाद में योगदान नहीं है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। आपसे पूछा है कि कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विटामिन के इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। या लीवर में क्लॉटिंग फैक्टर बनाने में मदद करता है। इसकी कमी से अत्यधिक रक्तस्राव होता है या हरी पत्तेदार सब्जियों में पाया जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है एमिनो अम्ल किसका प्रमुख घटक होते हैं। आपसे पूछा है कि एमिनो अम्ल जो है किसका प्रमुख घटक होते हैं, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रोटीन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। एमिनो अम्ल वह कार्बनिक यौगिक होते हैं जो प्रोटीन के निर्माण खंड हैं। एक प्रोटीन बहुत सारे अमीनो अम्लों की एक लंबी श्रृंखला से बना होता है। मानव शरीर के लिए 20 प्रकार के आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है एड्स किसके कारण होता है। आपसे पूछा कि एड्स जो है किसके कारण होता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो एड्स जो होता है वायरस के कारण होता है। ऑप्शन सी, विषाणु के कारण एड्स होता है, यानी कि वायरस के कारण एड्स होता है। एड्स का फुल फॉर्म क्या है, तो फुल फॉर्म ध्यान रख लीजिए एग्जाम में पूछता है। तो एड्स का फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम। एक विषाणु जनित रोग है जो एचआईवी यानी कि ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस के संक्रमण से होता है। एचआईवी वायरस शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर करता है। यह वायरस मुख्य रूप से टी सेल्स यानी कि सफेद रक्त कोशिकाओं को नष्ट करता है। एड्स तब होता है जब एचआईवी संक्रमण के कारण शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बेहद कमजोर हो जाती है। एचआईवी वायरस के फैलने के प्रमुख माध्यम क्या है, तो असुरक्षित यौन संबंध, संक्रमित रक्त का ट्रांसफ्यूजन, संक्रमित सुई या सिरिंज का उपयोग, संक्रमित मां से बच्चों को यानी कि गर्भावस्था में या दूध से संक्रमित मां से बच्चों को होता है। तो ये रहे आपके टॉप साइंस क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब आज के वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के वीडियो से क्वेश्चन है कि बल का सीजीएस मात्रक क्या है, बल का सीजीएस मात्रक क्या है और बल का एमकेएस मात्रक क्या है, दोनों आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। और हाँ देखिए, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग रेलवे एग्जाम टारगेट चैनल को।